नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आईटीआई बस्ती पहुंचे कलेक्टर पीसी किशन, बच्चों के साथ गुजारा वक्त। हिंदुस्तान में ज्ञान की कमी नहीं, मानसिकता बदलने की जरूरत, शिक्षाविद डॉक्टर अतुल ने दिया संदेश। रोजाना गुटखा खाने से मरते हैं 2500 लोग, तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता शिविर में बोले डॉक्टर। हमारी उड़ान ने बदली बस स्टैंड की तस्वीर, 12 दिन में आदर्श बना जंक्शन का स्टैंड। अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर पीसी किशन शनिवार को सरकारी अवकाश के दिन हनुमानगढ़ जंक्शन के आईटीआई बस्ती पहुंचे। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम में बच्चों के साथ करीब 2 घंटे का वक्त बिताया। इस दौरान शतरंज प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें दीपचंद नामक बालक विजेता रहा। यह है आईटीआई बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। कलेक्टर पीसी किशन शनिवार को पहुंचे। उनको देखते ही काफी संख्या में लोग वहां पर एकत्रित हो गए। कलेक्टर ने बच्चों से बातचीत की और उनसे किताबों के बारे में विस्तार से पूछा। मुस्कान नामक बालिका ने बताया कि उसने 100 से अधिक किताबें पढ़ ली तो कलेक्टर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने खुद मुस्कान से सवाल पूछा। नाम क्या? मुस्कान। तो लाइब्रेरी जब से यहाँ पुस्तकालय जब से खुला तब से कितना किताब पढ़े अभी तक? 100 किताब। बाप रे। कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने? बसंत की 3 कहानियाँ और जासूसों के जासूस, और एक तो वो था हैंस, और ये प्रेमचंद भी पढ़ लिए हैं? और कौन कौन सा? और याद नहीं है। उड़ीसा की लोक कथा पढ़े? हाँ। उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। एक अन्य लड़के ने कहा कि उसने भी खूब किताबें पढ़ी हैं। किताबें प्रेरणास्पद हैं और ज्ञानवर्धक भी। उन्होंने बस्ती में लाइब्रेरी खुलने को बेहतरीन बताया। उड़ीसा की लोक कथाएं पढ़ी है और 24 कहानियाँ, 22 कहानियाँ, और वो उत्तराखंड की लोक कथाएं पढ़ी है, आंध्र प्रदेश की लोक कथाएं। कैसा लगा आपको यहाँ पुस्तकालय खुला है यहाँ पे, आपके यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा। कलेक्टर पीसी किशन के मुताबिक बच्चों में रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए कच्ची बस्तियों में यह अभिनव प्रयोग किया गया है, जो प्रारंभिक स्तर पर पूरी तरह सफल है। इसके माध्यम से बच्चों को सफाई का भी संदेश दिया जा रहा है। बच्चे ही समाज को मोटिवेट करेंगे। अब ज्यादातर इसको चुन करके हम बस्ती में खोले हैं। बस्ती जैसे हमारा ये अभी जो हम खड़े हुए हैं, ये है आईटीआई बस्ती बोलते हैं इसको। इसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम खोले हैं। वैसे भट्टा बस्ती में यूक्लिड लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम खोले हैं। प्रेमनगर में आपका न्यूटन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम खोले हैं। जॉन मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम सुरेसिया बस्ती में खोले हैं। और बिहारी बस्ती में हम गालीलो लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम खोले हैं। वैसे पीलीबंगा का एक बस्ती में विवेकानंद लाइब्रेरी खोले हैं। ऐसे करके कुछ जगह में जो खोले हैं। कलेक्टर के साथ उनके निजी सहायक ब्रिजमोहन सोखल भी थे। कलेक्टर ने कहा कि किताबें पढ़ने और शतरंज खेलने से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो आईटीआई बस्ती में एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन में रीडिंग रूम खुला है, लेकिन भविष्य में अलग से भवन बनाकर इसे विस्तृत स्वरूप दिया जा सकता है। चेस कंपटीशन हुआ। चेस एक ऐसे खेल है जो बच्चा का बौद्धिक विकास करती है, उसका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है और वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो ये चेस का जो आज कंपटीशन हुआ उसमें दीपचंद को एक बच्चा जीता। उसको हम आज मतलब जन सहयोग से एक साइकिल मतलब दिए हैं। तो वो एक टाइप का सभी बच्चे सब में एक टाइप का मोटिवेशन का कोर्स हो जाता है। वो साइकिल लेकर के देखो सभी बच्चे सब अभी पूरा राउंड पे निकल गए, तो वो एक एग्जाम्पल टाइप हो जाता है। और सभी बच्चे इसमें धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसे 50-100 बच्चे सोचो चाहते हैं तो ये बस्ती बहुत साफ सुंदर हो सकता है, साफ सुथरा हो सकता है। और ये अभी तो ये छोटा मोटा आंगनबाड़ी का बिल्डिंग था जहां हमें लाइब्रेरी को खोले हैं। ये बिल्डिंग को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका दीवार में कुछ अच्छा पेंटिंग सब का मतलब प्रिंट्स भी लगा सकते हैं ताकि बच्चा में सौंदर्य बोध आ सके। और लोगों में मतलब ज्यादातर अभी भी क्या है बस्ती में सभी लोग एक जगह में इकट्ठा होने के लिए उनका जगह नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं इतना जितना किताब सब है इसमें बहुत सारा किताब इशू होगा यहाँ। जैसे आपका जैनेन्द्र रचनावली देख रहा है 1, 2, 3, 4 है, 5 नंबर चीज दिखाई नहीं जा रहा है। ये चीज कहाँ इशू होकर के कोई गया है? यह सच है कि हिंदुस्तान में नॉलेज की कमी नहीं है। कमी है तो बस ओछी मानसिकता की, जिसे तत्काल बदलने की जरूरत है। दरअसल यह मैं नहीं कह रही, बल्कि जाने माने प्रबंधन गुरु डॉक्टर अतुल वाडेकर का कहना है।
युवाम कोचिंग सेंटर में हुए काउंसलिंग सेमिनार में उन्होंने रोचक तरीके से युवाओं का मार्गदर्शन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के पास है युवाम कोचिंग सेंटर। शनिवार शाम काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन हुआ। खास तौर पर पहुंचे थे जाने माने प्रबंधक गुरु डॉक्टर अतुल, राजस्थान निजी स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, आरएएस अधिकारी रवि दाधीच, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहिताश चुग, एसकेडी एजुकेशन फॉर कॉलेज के निदेशक दिनेश जुनेजा और युवाम के डायरेक्टर अरुण अग्रवाल ने डॉक्टर अतुल का स्वागत किया। डॉक्टर अतुल ने रोचक तरीके से युवाओं का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि समाज में अब 2 पीढ़ी नहीं बल्कि 2 सदी का अंतर आ गया है। तो पढ़ाई हुई वो 20वीं सदी में हुई। हमारी 14 साल पहले की पढ़ाई खत्म हो गई थी। हम 20वीं सदी के लोग हैं और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं उनकी सारी की सारी उन्नति जो हुई है, जो ग्रोथ हुई है, जो समझ आई है, वो पिछले 14 साल में आई है। मतलब आप 21वीं सदी में। तो वैसे देखा जाए तो फासला 1 सदी का है। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी डॉक्टर अतुल वाडेकर ने कहा कि युवाओं की तरफ पूरा देश देख रहा है, अनंत संभावनाएं हैं। सवाल यह है कि 20वीं सदी के लोग 21वीं सदी के लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप क्योंकि अब भविष्य आप हैं, जो कुछ देश में होने वाला है अच्छा वो आपकी मदद से होने वाला है। जो संभावनाएं हैं वो आप में है। अब सवाल ये है कि हम 20वीं सदी को 21वीं सदी के साथ कनेक्ट कैसे होते हैं, इसी के ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। मोबाइल के बढ़ते उपयोग पर चर्चा करते हुए डॉक्टर वाडेकर ने कहा कि इसका उपयोग किस तरह करना चाहिए, यह समझना जरूरी है। मोबाइल के माध्यम से हम करियर को निखार सकते हैं। सवाल यह है कि हर चीज के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो जाओगे तो खूब संभावना है करियर की। मोबाइल का उपयोग मच्छी मार लोगों ने बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए किया। ये एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छी केस है। मोबाइल के उपयोग और दुरुपयोग पर चर्चा करते हुए डॉक्टर वाडेकर ने कहा कि हमारे पास संकुचित भावना से ही तकनीकों का उपयोग होता आया है, जो उचित नहीं है। दरअसल इसका सदुपयोग भी तो हो रहा है। क्षमताओं का विस्तार करना है तो आपको तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से संभावनाएं देखिए कितनी है। हम इतना संकुचित व्यू से उस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, हम इतने संकुचित व्यू से वो RSCIT का कोर्स कर रहे हैं और इतना उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं अपनी क्षमताओं को। जब तक कि हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप बहुत नसीब वाले लोग हैं कि जिनको इतने करियर के ऑप्शन है। हम इधर बैठे हुए लोगों को BA BCom करने के बाद टीचर करो, बैंक में नौकरी लोगों खलास। Born as a bank clerk, died as a bank clerk after 20 years of service. धन्यवाद। इसके सिवा कुछ चाहिए नहीं। अभी तो इतने करियर की संभावना है कि एक व्यक्ति के जीवन में 7-7, 8-8 करियर। मैंने एल्विन टॉफलर की एक किताब पढ़ी थी, फ्यूचर शॉट्स नाम की। उन्होंने वो 1970 में लिखी थी। हम तो वैसे ही बाद में पढ़ने वाले लोग, मैंने 2000 में पढ़ी, सन 2000 में। उन्होंने 1970 में लिखी थी कि 2000 में क्या हुआ, और फॉर्चुनेटली मैंने 2000 में पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये आने वाली जनरेशन को 7 अलग अलग करियर करने पड़ेंगे उनके जीवन में। और जब मैंने 2000 में देखा तो मेरे 3 करियर हो चुके थे उस समय। मैंने इंडस्ट्री में शुरुआत की, फिर टीचिंग में गया, फिर गवर्नमेंट सर्विस में गया, गवर्नमेंट सर्विस में फिर उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया। वो छोड़ के फिर मैं IT इंडस्ट्री में आ गया। IT इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते करते वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट में चला गया और आज एक अलग ही कंपनी चला रहा हूँ जिसका काम और भी अलग है। तो वो 7 करियर हो गए मेरे अभी तक, और अभी 10 साल बाकी है। काउंसलर ने कहा कि हिंदुस्तान में बेहतर दिमाग वाले लोगों की जमात छोटी नहीं है, फिर भी हम पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारी सोच सकारात्मक नहीं है। बस मानसिकता बदलने की जरूरत है। इसका मतलब जो आज जो नौकरी कर रहे हैं वो क्यों सर्वाइव हो रहे हैं? रोज सीख रहे हैं, लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। जो कुछ हमने सीखा है उसको भूलने की भी जरूरत है। मोबाइल का इस्तेमाल ऐसे ही हो सकता है, ये भूलने की भी जरूरत है, और नया क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये सीखने की भी जरूरत है। जब तक कंटिन्यूअस हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, हम सर्वाइव नहीं कर सकते।
हिंदुस्तानी आदमी इमेजिनेशन इनोवेशन में एक नंबर है। हिंदुस्तान के बारे में कहा ही जाता है कि इंडियन माइंड इज नंबर 1 माइंड। पर ये होने के बाद भी हम क्यों पिछड़ गए? द प्रॉब्लम इज ऑफ इंडियन माइंडसेट। हमारी मानसिकता बदलने की जरूरत है और वो मानसिकता जैसे युवा लोग ही बदल सकते हैं। अधिकांश लोग इन दिनों मुंह में कुछ न कुछ चबाते हुए मिल जाएंगे। कोई रजनीगंधा के साथ तुलसी को मुंह में दबाए मिल जाएगा तो किसी को गुटखा खाने की गंदी आदत। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रोज देश भर में करीब 2500 से 3000 तक लोग मुख कैंसर से बेमौत मर रहे हैं। खास बात है कि मुख कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है। देश भर में तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के लालगड़िया डेंटल क्लिनिक में भी जागरूकता शिविर लगाया गया। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता ने यह जानकारी देकर सनसनी फैला दी कि हर रोज मुख कैंसर से मरने वालों की संख्या 2,500 से 3,000 है। यह सुनकर आसपास बैठे लोग भी सकते में आ गए। आंकड़ा थोड़ा नहीं है, चिंताजनक है। कमाल यह है कि फिर भी लोग तंबाकू खाते हैं और बड़े शौक से। तंबाकू खाने से मुंह, नाक, स्वर यंत्र और अन्न नलिका में कैंसर हो जाता है। सिगरेट और बीड़ी का सेवन भी उतना ही खतरनाक है। कोई भी धूम्रपान सुरक्षित नहीं है। हर डिब्बे पर वैधानिक चेतावनी लिखी होती है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। यह दुर्भाग्य किसका है? डॉक्टर विकास गुप्ता कहते हैं कि जीवन शैली में बदलाव से समस्या पैदा हो रही है। क्योंकि आजकल तंबाकू एक अपने लाइफस्टाइल का इतना बड़ा जीवन का हिस्सा हो गया है कि हर एक आदमी इसको ले रहा है किसी ना किसी रूप के अंदर। और ये एक तरह से धीमा जहर है जो कि अपने शरीर को और अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर इसका बहुत बुरा असर या प्रभाव पड़ता है। इसमें होने वाली बीमारियां एक्चुअली पेशेंट्स को काफ़ी लेट पता लगती हैं और जब वो डेंटिस्ट या किसी के पास भी चेकअप करवाने जाता है तो अक्सर काफ़ी देर हो जाती है। और इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका सिर्फ इसी का बचाव है। अपन अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार करके इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर विकास गुप्ता के मुताबिक रोजाना 2200 से 2500 लोग तक मुख कैंसर की वजह से दम तोड़ रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे छोड़ने के लिए गंभीर नहीं। ऐसे में जागरूकता जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक प्रतिदिन 2200 से लेकर 2500 लोगों इस तंबाकू की वजह से, इस कैंसर की वजह से, ब्यावा बीमारी की वजह से काल के ग्रास बन जाते हैं। इसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? सबसे पहले अपने आसपास वाले लोगों को जहां भी अपने देखें उनको इसके बारे की या इसके बारे की कमियों के बारे में बताया जाए और उनको इसके रोकथाम के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार ने 2003 में तंबाकू अधिनियम एक्ट लेके आए हैं जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सराहनीय कदम उठाए हैं, जैसे कि विद्यालय परिसर या अस्पताल परिसर के 100 मीटर के अंदर इसका उपलब्धता ना करवाना और किसी भी तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर उस पर वैधानिक चेतावनी लिखना और सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान को प्रेरित ना करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। डॉक्टर विकास गुप्ता यह भी कहते हैं कि बेहतर होता कि सरकार अन्य पहल के साथ गुटखा और तंबाकू बेचने के लिए बालिग का होना जरूरी कर देती, वरना छोटे बच्चे बेचते बेचते खुद इसकी लत के शिकार हो जाते हैं। तंबाकू बेचने की उम्र जो 18 से 21 वर्ष तक कर देनी जानी चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर होने वाले तंबाकू संबंधित प्रोडक्ट्स या उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया जाना चाहिए और उस पर सब्सिडी कम कर देनी चाहिए। और तीसरा, इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हमें एक ऑथराइज्ड या लाइसेंस धारक दुकानदारों या विक्रेताओं को ही इनको बेचने का अधिकार होना चाहिए। खास बात है कि लालगड़िया डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर गुटखा और तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में बता रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ही दूरी तक कुछ युवक मजे से तंबाकू को रगड़कर तैयार कर उसे मुंह में दबाकर आनंद लूट रहे थे। स्काई चैनल ने जब इस बारे में पूछा तो उनका सीधा जवाब था कि वे मजदूर हैं, इसलिए नशा जरूरी है। बड़ा अजीब जवाब था, कुछ इस तरह।
हमारे सबको बिहार में खेती होता है जर्दा का, समझे। तो उस जर्दे में हमारे सबको 10 साल को था, तो मैं 10 साल को मैं जब भैंसी चराने जाता था तो उसमें यूज करता था, सब छोरा यूज करता था। आते आते हो गया जवान, तो मजदूर के काम तो होता ही है, तो जो अमल है जब तक खाएंगे नहीं तब तक कोई काम किया नहीं जाता है हमारे सबको। क्यों खा रहे हो आप? अच्छा लगता है हमारे सबको, जब खाएंगे नहीं तो रोटी पाचक पचता नहीं है। मैं अभी 2004 से खा रहा हूँ ये जर्दा, ठीक है। मैं भट्टे का काम करता हूँ, जो रात को उठता हूँ नींद ज़्यादा लगता है तो जर्दा खाता हूँ, इसमें नींद हट जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या नशा करते हो? इसके अलावा दारू पीते हैं, शाम को पीते हैं रोटी खाने का टाइम। ये सब क्यों करते हो? ये सब जब हम दारू नहीं पियेंगे तो हमको नींद नहीं आएगा। जर्दा शुरू से खा है, आदत लगा हुआ है, फिर अच्छा लगता है जर्दा खाने में, आदत लगा हुआ है। पर जर्दा नहीं खाते तो मन अच्छा नहीं लगता, जैसे तबीयत खराब जैसे हो जाता है, इसलिए खाते हैं। तो जर्दे के ऊपर चेतावनी लिखा होता है, फिर भी खाते हो आप? हाँ जी, आदत लगा हुआ है तो खानी पड़ेगा, अब छूटता नहीं है। दूसरी तरफ टाउन स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी स्थित एकलव्य आश्रम में तंबाकू निषेध दिवस पर बच्चों ने नशा न करने की नसीहत दी। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों ने तंबाकू का सेवन नहीं करने का संदेश दिया। राजस्थान दलित एवं पिछड़ा संघर्ष समिति की प्रेरणा से हुए कार्यक्रम में देवीलाल वर्मा, सुलोचना छिंपा, सतीश कुमार चिंटू, आश्रम की सह व्यवस्थापिका कौशल्या देवी, सुखराम भारती आदि मौजूद थे। उन्होंने परिंदे भी बांधे। मुखर्जी कॉलोनी में राजस्थान दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग समिति के श्री देवीलाल जी वर्मा, श्रीमती सुलोचना जी छिंपा और अन्य शहर के नागरिकगण उपस्थित हुए। आज हम सब यहाँ पर एकलव्य आश्रम में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य पर परिंदे बांधे गए और आश्रम के बच्चों ने गीत और नाटक का मंच। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स,
पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के एसी और हार्ड पैनल की बढ़िया एलईडियां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। हमारी उड़ान एक ऐसी संस्था जिसने एनजीओ के नाम पर नाक फोन से कोड़ने वालों की आंखें खोल दी। कागजी नहीं, पूरी तरह जमीनी स्तर पर काम करने वाली संस्था, जिसे जुड़े थे महज 5 युवक और आज 12 दिन बाद स्वयंसेवकों की संख्या बढ़कर हो गई है 20 और थोड़े ही दिनों में संस्था ने रच दिया सफलता का इतिहास। पेश है बलजीत सिंह की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड का यह क्षेत्र गंदगी से अटा हुआ था। कचरों के ढेर और भिन भिनाती मक्खियां, बदबू ऐसी कि आप नाक पर रुमाल रखकर ही सामने से गुजरें। समूचे स्टैंड की यही स्थिति थी। स्टैंड के अंदर निर्भय होकर विचरण करते पशुओं की वजह से गोबर आदि नई बात नहीं थी। दुकानदारों द्वारा फैलाई गई गंदगी अलग से। अचानक कुछ युवकों के मन में एक विचार आया। राकेश गोदारा, सुशील भाकर, आशीष गौतम, कपिल कालड़ा और महेश शर्मा ने बस स्टैंड की स्थिति देखी तो काफी व्यथित हुए। उन्होंने खुद पहल करने का निर्णय किया। आनन फानन एक संस्था बना दी, नाम रख दिया हमारी उड़ान। हालांकि अभी पंजीयन नहीं हुआ है, लेकिन कानूनी कार्रवाई से बेहतर है कि कुछ खास किया जाए। इसलिए उन्होंने बस स्टैंड की तरफ रुख किया। झाड़ू, बट्ठल और कस्सी लेकर पहुंचे और सफाई शुरू कर दी। पहले तो दुकानदारों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी उड़ान के सदस्यों ने दुकानदारों से जाकर सफाई में सहयोग करने का आग्रह किया तो वे बिफर पड़े। लेकिन युवकों को रोजाना सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक श्रमदान करते देख दुकानदार भी पसीजने लगे। धीरे धीरे वे भी अभियान का हिस्सा बनने लगे। ये हमारी उड़ान नाम से हम लोगों ने एक संस्था बनाई है, जिसके अभी संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये मिशन है अभी हमारी उड़ान। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने बस अड्डे के पीछे यहाँ पे गंदगी रहती थी, हमने इसको साफ सफाई करने का बेड़ा उठाया तो लेकिन लोगों ने, दुकानदारों ने और आसपास के लोगों ने हमारा सहयोग नहीं किया। कुछ दुकानदारों ने सहयोग किया, जिनकी हम प्रशंसा भी करते हैं। जिन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया, हम उनसे पिछले 12 दिन से उनसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, सर यहाँ पे डस्टबिन रख लीजिए, सवारियों को कहिए कि यहाँ पे कचरा डाले, लेकिन उन्होंने हमारी बात गौर नहीं की। आज हम लोग यहाँ पर सफाई कर रहे थे और अचानक ही प्रशासन का दौरा हुआ। प्रशासन ने यहाँ आकर हमारा पूरा सहयोग दिया और दुकानदारों के पास जाकर उन्हें डस्टबिन रखने के लिए और कचरा डस्टबिन में डालने के लिए प्रार्थना की। और ये मुहिम हमारी जब तक नहीं हटेगी, जब तक कि यहाँ पर पूरी तरह से साफ सफाई नहीं रहने लगेगी। इस जगह को हम यूज करना चाहते हैं एक पार्किंग की तरह से, या जिस भी तरह से हम यूज करेंगे। आशीष गौतम को इस बात को लेकर भी मलाल है कि कुछ लोगों ने सहयोग करने की बजाय उन लोगों पर राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। आशीष गौतम के मुताबिक वे ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं कि उनकी मंशा साफ है और वे बस स्टैंड को चमन बनाकर ही दम लेंगे। और कुछ लोग इसमें राजनीति घुसाना चाह रहे हैं, आसपास के लोग हम पे दबाव भी बना रहे हैं, भाई ये गलत है या जो, लेकिन उनको हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं, ये सिर्फ एक समाज सेवा काम है। जितने लोग इससे जुड़ सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आके इससे जुड़े। हमारी उड़ान के सदस्य राकेश गोदारा कहते हैं कि अचानक विचार आया और हमने संस्था का नाम रखकर काम शुरू कर दिया। रोजाना सुबह 6 बजे से वे बस स्टैंड पहुंचते हैं और काम शुरू। इस पर होने वाले खर्च का वहन भी आपस में मिल बांट कर लेते हैं। 5 बजे आते हैं हम और 8 बजे तक ये काम करते हैं, तो करीबन 10-12 दिन हो गए लगे हुए हमारे। टारगेट बनाते हैं आज क्या काम करेंगे, आज क्या करेंगे, या सबसे पहले तो ये कचरा साफ करती हैं, फिर इसका जो भी डेंटिंग का और जो पेंटिंग का काम है वो शुरू कर रहे हैं, इसको सुंदरता में तब्दील कर रहे हैं, थोड़ा जो टूटा फूटा है उसको सही कर रहे हैं। तो हम आपस में जो इकट्ठा करके और उससे जितना सहयोग हो जाता है उसे कर देते हैं। हमारी उड़ान के प्रमुख सदस्य महेश शर्मा के मुताबिक बस स्टैंड की हालत दयनीय थी। सफाई व्यवस्था नाम मात्र की थी। अब 12 दिन में ही तस्वीर बदल गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बदलाव इस तरह के भी होते हैं।
6 महीने से हम गुजरते थे, गुजरा नहीं जाता था और कचरा तकरीबन 1 फुट से भी ऊपर भरा हुआ था और गंदगी खिंडा रहे थे, लोग पेशाब कर रहे थे। हमने धीरे धीरे सूखता गया और आज 12 दिन में इसको एकदम साफ सुथरा बनाया है और वो भी हमने साथ लग करके यहाँ के नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ लग करके उठवाया है, जो 3-4 दिनों में जा करके उठाया और आज 12 दिन बाद ये तस्वीर आई है तो आप देख रहे हैं। हमारी उड़ान के सदस्य कपिल कालड़ा संस्थान की शुरुआत के बारे में बताते हैं कि किस तरह 5 लोगों ने अभियान का आगाज किया और आज किस तरह कारवां बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हम लोगों ने जब हमारी शुरुआत की थी, शुरुआत हमारी 5 लोगों से हुई थी और आज हमारा कारवां 20 लोगों तक पहुंच चुका है। तो प्रतिदिन हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। हमारे समाज की एक मानसिकता है कि जो 40 बाई 60 के प्लॉट में हम लोग रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, वो तो मेरा है, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। बाकी सारी जगह गंदगी फैलाने के लिए उसमें हम गंदगी फैला सकते हैं, ये हमारा राइट है। तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य है यहाँ पर हमारी उड़ान का, लोगों की सोच बदलने का। हम लोगों की सोच बदलना चाहते हैं कि सिर्फ घर आपका नहीं है, ये पूरा समाज हमारा है, ये सार्वजनिक जगह भी हमारी है। जहाँ पर हम समय खड़े होकर बात कर रहे हैं, आज से 15 दिन पहले आप लोगों से भी छुपा नहीं है, शहर से भी छुपा नहीं है कि यहाँ इतनी गंदगी है, सड़क से बंद, यहाँ बना तक था और आज इस जगह पूरी तरह से मेंटेन हुई है। हम सिर्फ 10 से 15 दिन पूरे काम को करने में और ये पूरी तरह से मेंटेन है और हम इसको आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन रखेंगे। प्रमुख सदस्य सुशील भाकर को भी अफसोस है कि कुछ लोग अच्छी बातों को राजनीति से जोड़ देते हैं। वे कहते हैं इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं, सेवा है पूरी तरह समाज की सेवा। रोडवेज वाले भी पहले विरोध करते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अच्छा काम है तो अब खुद सहयोग करते हैं। हमारी उड़ान एक संस्था है जो समाज सेवा का काम कर रही है। इसमें सारे नॉन पॉलिटिशियन है और उद्देश्य यही है कि हनुमानगढ़ साफ स्वच्छ और सुंदर हो। हम विदेशों की बात करते हैं तो हमने भी ये सोचा है कि हमने बेंगलोर की एक इंडियन से एक संस्था है, उसके बारे में पढ़ने के बाद में क्यों ना हनुमानगढ़ को भी साफ सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए और इसके लिए मुहिम स्टार्ट कर दी है। अब हमारा जो सहयोग मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, हम इसके लिए सभी का धन्यवाद देते हैं। रोडवेज डिपार्टमेंट वाले भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। कुछ दिन उन्होंने विरोध किया था क्योंकि पुरानी आदत थी कचरा डालने की, लेकिन अब वो भी खुद भी यदि डाल भी देते हैं तो उठा के तुरंत रूप से डस्टबिन में डाल के आते हैं, तो उनके लिए सभी का धन्यवाद है। हमारी उड़ान के प्रमुख सदस्य सुशील भाकर अगले पड़ाव के बारे में बताते हैं कि बस स्टैंड में काम पूरा होते ही वे जंक्शन की डिस्पेंसरी की सुध लेने जाएंगे और पास स्थित पार्क को भी विकसित करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्पॉट है वो हॉस्पिटल है सरकारी जो जंक्शन के अंदर है, उसके चारों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बाथरूम बना रखे हैं लोगों ने, उसको पेंट करके और उसको स्वच्छ और सुंदर बनाने का हमारा नेक्स्ट है। और उसके आगे पास में एक पार्क है, उसे भी हम सोच रहे हैं कि डेवलप करेंगे प्रशासन के सहयोग से, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें वहाँ पे, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है। हमारी उड़ान की टीम द्वारा बस स्टैंड में चमत्कार करने की खबर नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई के पास पहुंची तो वे भी उत्सुकता से बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी तो आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा भी संभव है? स्काई चैनल से बातचीत में कमिश्नर श्रवण बिश्नोई ने कहा कि हमारी उड़ान संस्था के प्रतिनिधियों ने शहर के लोगों को संदेश दिया है कि सरकारी संपत्ति को साफ रखना भी हमारा दायित्व है, इसे नगर परिषद के सीमित संसाधन के भरोसे न रखें। यहाँ बस अड्डे पर ये सफाई व्यवस्था में हमारी उड़ान नाम से संस्था है, इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, ये वॉलंटियर्स है, ये एक जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि सफाई और शहर को सुंदर और स्वच्छ रखना सिर्फ नगर परिषद या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और वाकई इन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। इनके सहयोग के लिए मैं आया हूँ। लोग बाग दुकानदार वगैरह हैं ना, डस्टबिन देखते हैं, कचरा बाहर फेंकते हैं, दुकान के बाहर अपना सारा ताम झाम रखे अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आवागमन में बसों को यात्रियों को परेशानी होती है। और बैठने की जो जगह है उस पर भी लोगों ने, दुकानदारों ने बाहर अपने सामान वगैरह रख रहे हैं, जिससे यात्रियों को बैठने में दिक्कत आती है। तो इनको सबको इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है आज शाम तक अगर ये हटा लेते हैं तो ठीक है, वरना कल से इनका सामान जब्त करना शुरू कर देंगे। नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई के मुताबिक कुछ कॉलोनियों में घरों के सामने कचरा पात्र रखने का काम शुरू हो गया है।
लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे कचरे को निर्धारित पात्र में ही रखें ताकि व्यवस्था खराब न हो। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें कचरा अस्त व्यस्त तरीके से नहीं फेंकना है, एक घर में प्रत्येक दुकानदार या प्रत्येक घर का मालिक है वो अपने घर में एक डस्टबिन रखे और वो नगर पालिका का ट्रैक्टर आए या फिर जहाँ जहाँ कई वार्डों बहुत सारे वार्डों में डोर टू डोर कलेक्शन हमने शुरू कर रखा है, तो वो डोर टू डोर वाला जब लेने आए तो उसको देवें और अनावश्यक जगह पर वो नहीं फैलाएं, जिससे कि शहर साफ सुथरा रहे। अगर फैलाने वाले 1.5 लाख होंगे और सफाई करने वाले 400 कर्मचारी होंगे तो वो कभी भी शहर साफ नहीं होता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलता, बेहतर करने के लिए पहल करने की जरूरत होती है। सिर्फ दूसरों को सुधरने का संदेश देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बचने की नाकाम कोशिश करते हैं। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। हमारी उड़ान नामक संस्था ने यही संदेश देने का प्रयास किया है और वह इस प्रयास में पूरी तरह सफल भी हुई है। देखना यह है कि हमारी उड़ान की इस पहल को कितने लोग जीवन में आत्मसात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन के गांधीनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु भगत बाबा नामदेव में गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किए गए और साध संगत द्वारा कीर्तन कर संगत को निहाल किया गया। गुरुद्वारा भक्त बाबा नामदेव में गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर साध संगत के सहयोग से करीबन 50 लाख की लागत से बनाए गए हॉल में पंच प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किए गए और अखंड पाठ रखे गए। इस मौके पर गुरु इतिहास का बखान कर संगत को निहाल किया गया। रविवार को अखंड पाठों के भोग डाले जाएंगे और कीर्तन दीवान सजेंगे, जिसमें बाबा हरदेव सिंह, बीबी मलकीत कौर, भाई ज्वाला सिंह, भाई सबजीत सिंह शब्द कीर्तन कर संगत को निहाल करेंगे। परम प्यारी गुरु प्यारी साध संगत जी हो, शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल गुरुद्वारा भगत बाबा नामदेव जी हनुमानगढ़ जंक्शन विखे मनाया जा रहा है। सतगुरु जी की पार मेहर का सदका गुरुद्वारा साहब विखे संगतां दे सहयोग दे नाल 50 लाख रुपए की लागत दे नाल एक बहुत ही सुंदर दरबार हाल बनाया गया है। रखे गए श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग 1 जून दिन ऐतवार को 10 बजे पाए जाएंगे। उपरंत 1 बजे तक कीर्तन दीवान सजणगे, जिस विच बाबा हरदेव सिंह जी, बीबी मलकीत कौर जी, भाई ज्वाला सिंह जी और भाई सबजीत सिंह जी गुरबाणी कथा कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। समूह संगतां नूं बेनती है कि समय सिर गुरुद्वारा भगत बाबा नामदेव जी पहुंचने की कृपालता करनी जी। ठंडे मिठे जल की छबील लगाई जाएगी, ये गुरु का लंगर टुट बरताया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।